आइबुप्रोफेन ड्रग के बारे में। इस ड्रग के बारे में आज की वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो ये ड्रग है आइबुप्रोफेन, ये नेसेड्स क्लास की दवा होती है। इसका मतलब होता है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ये 3 प्रॉपर्टी अपने पास रखती है। पहली है एनाल्जेसिक, यानी कि दर्द निवारक, पेन को ठीक करेगी। एंटीपायरेटिक, यानी कि बुखार है तो वहाँ पे बुखार को कम करेगी। एंटी इन्फ्लामेटरी, कहीं पे छोटी मोटी सूजन है तो वहाँ पे इसको जो इन्फ्लामेशन है उसको भी कम करने का ये काम करेगी। लेकिन जो ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है ये बहुत ही कम होती है। मेन जो प्रॉपर्टी इसकी है वो एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक है। इसलिए इस दवा का जो यूज है वो दर्द के अंदर और बुखार के अंदर ज़्यादातर किया जाता है। ठीक है, तो बुखार के अंदर भी ये दवा ले सकते हैं, पैरासीटामोल भी ले सकते हैं। अगर घर में पैरासीटामोल है तो पैरासीटामोल लीजिए, बुखार के अंदर बेस्ट है, या दर्द के अंदर तो भी बेस्ट है। अगर मान लिया पैरासीटामोल नहीं है घर के अंदर, ओनली आइबुप्रोफेन है, तो वहाँ अगर दर्द है व्यक्ति को, किसी जिसको आपको देनी है, तो ब्रूफेन दीजिए। अगर किसी को बुखार आया है तो भी आप ये दवा दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं डोज की, इसकी कितनी डोज होगी। देखिए, मैं एडल्ट डोज की बात करता हूँ। एडल्ट डोज की जब भी बात करता हूँ, एडल्ट डोज मानी जाती है 12 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति है उसको एडल्ट डोज में इंक्लूड किया जाता है। 12 साल से नीचे का कोई भी है वो चाइल्ड डोज में इंक्लूड किया जाता है। तो ये यहाँ पे एडल्ट डोज लिखी हुई है। एडल्ट डोज कितनी है? 400 से 600 mg हर 8 घंटे के इंटरवल पे ये देनी है। मान लिया अगर किसी को बुखार आया या फिर किसी को दर्द है ज़्यादा, तो आप उसको 400 से 600 mg दे दो। अगर उसका बुखार या दर्द 8 घंटे के अंदर ठीक हो जाता है तो अच्छी बात है। अगर 8 घंटे के बाद भी बुखार या दर्द है तो फिर से आप 400 mg या फिर 600 mg उस व्यक्ति को दे सकते हो, और उसके 8 घंटे बाद एक और डोज दे सकते हो। यानी कि मैक्सिमम 3 बार आपको देना है, हर 8 घंटे के इंटरवल पे दे सकते हो। अगर ज़रूरत है तो 400 से 600 mg जो ये टैबलेट है ये दे सकते हो। ठीक है, ये है एडल्ट डोज की बात। अब एक और बात मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने बताया, आइबुप्रोफेन जो ड्रग है वो बुखार में और पेन में यूज की जाती है। मान लिया किसी भी व्यक्ति को हल्का फुल्का बुखार है या फिर हल्का फुल्का दर्द है, जैसे दांत में थोड़ा सा दर्द है या फिर सिर में दर्द है लेकिन थोड़ा है, तो वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे आपको 400 या फिर 600 mg नहीं लेनी है। वहाँ पे आपको केवल फिर 200 mg की टैबलेट लेनी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मतलब कि कम डोज से काम चल रहा है तो ज़्यादा डोज क्यों लेनी है। ठीक है, तो 200 mg वहाँ पे लीजिए अगर कम है। अगर बहुत ज़्यादा बुखार है या बहुत ज़्यादा पेन है तो वहाँ पे या तो 400 mg लीजिए या फिर 600 mg लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये डोज होती है। अब चाइल्ड डोज की बात करते हैं कि चाइल्ड डोज कितनी है। देखिए, चाइल्ड डोज होती है 10 से 15 mg पर केजी। इसके अकॉर्डिंग ये चाइल्ड डोज होती है, ये होती है चाइल्ड डोज। ठीक है, लेकिन अगर किसी बच्चे का वजन 7 केजी या फिर इससे कम है तो वहाँ पे जो ये ड्रग है ये डॉक्टर के द्वारा रेकमेंड नहीं की जाती है, तो उस बच्चे को न देने की सलाह दी जाती है। ठीक है, और वैसे जो चाइल्ड डोज होती है वो 10 से 15 mg पर केजी होती है। इस हिसाब से वो कैलकुलेट की जाती है। इसके सिरप भी आते हैं आइबुप्रोफेन के। ठीक है, और बच्चे को अपने आप से आपको कोई भी दवा नहीं देनी है, डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना है, उसके बाद ही आपको जो दवा है, कोई भी दवा, ओनली ये दवा नहीं, वो देनी है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके ब्रांड नेम की बात करते हैं। इसके कुछ फेमस ब्रांड नेम है, जैसे आइब्यूजेसिक नाम से मिलती है। यहाँ पे लिखा है आइब्यूजेसिक 200, यानी कि ये 200 mg की आती है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या क्या ब्रांड नेम है इसके। जैसे ब्रूफेन नाम से ही बहुत ज़्यादा फेमस है, ये 400 mg में आती है ब्रूफेन। ठीक है, आइब्यूप्रोफेन तो इसका नाम है, जेनरिक नेम है, लेकिन ब्रूफेन नाम से भी ये बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे मैं रेंटिडीन की बात करूं, रेंटिडीन नाम से, जो रेंटिडीन है वो रेंटिडीन एक क्या है, जेनरिक नेम है, लेकिन रेंटेक नाम से भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आपको इसको कंफ्यूज नहीं होना है। रेंटिडीन एक जेनरिक नेम है और रेंटेक एक ब्रांड नेम है। वैसे ही आइब्यूप्रोफेन एक जेनरिक नेम है, लेकिन जो ब्रूफेन है वो एक ब्रांड नेम है। ठीक है, तो ये आपको ये थोड़े सिमिलर हैं, इसलिए कई को कन्फ्यूजन हो जाता है कि ब्रूफेन ही जेनरिक नेम है। नहीं, ऐसा नहीं है, ब्रूफेन एक ब्रांड नेम है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अब देखिए, कई बार ये कॉम्बिनेशन में भी मिलती है पैरासीटामोल के साथ। जैसे कि एक बहुत ही ज़्यादा फेमस ब्रांड नेम का बात करूं तो वो है कॉम्बिफ्लिन।
है ना। तो इस नाम से बहुत ही ज़्यादा ये फेमस है। इसमें किस किस का कॉम्बिनेशन है, ब्रूफेन के साथ, आइबुप्रोफेन के साथ पीसीएम यानी पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन देने से जो रिजल्ट है वो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आते हैं, बेटर रिजल्ट आते हैं। मोस्टली जो कॉम्बिफ्लिन का यूज़ है वो कहाँ यूज किया जाता है, बुखार है, दर्द है, या फिर किसी की माइनर सर्जरी हुई है तो वहाँ पे भी कॉम्बिफ्लिन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका यूज़ होता है। तो ये कुछ फेमस ब्रांड नेम है जो मैंने बताई हैं, दो ही बताई हैं, और भी अलग अलग ब्रांड नेम से आप मिल सकता है। ठीक है, तो ये थी कुछ ब्रांड नेम्स। अब बात करते हैं यूज की, कहाँ पे इसका यूज़ किया जाएगा। तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि बॉडी में कहीं भी पेन है वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, माइल्ड से मॉडरेट पेन के लिए इसको यूज किया जा सकता है। फीवर यानी कि बुखार है वहाँ यूज किया जा सकता है। रोमेटोइड आर्थराइटिस है वहाँ यूज किया जा सकता है। डिसमेनोरिया है, डिसमेनोरिया का मतलब होता है पेनफुल पीरियड्स या फिर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प। ठीक है, तो वहाँ भी यूज किया जा सकता है। अगर पेनफुल पीरियड है तो वहाँ यूज कर लो। अगर पीरियड्स के दौरान क्रैम्प आ गए हैं तो वहाँ पे भी इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, ओस्टियो आर्थराइटिस के अंदर इसका यूज किया जा सकता है। डेंटल पेन यानी कि जो दांत का दर्द है वहाँ पे यूज किया जा सकता है। या फिर किसी का दांत निकाला गया है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा फिर दर्द होता है, तो वहाँ पे भी डॉक्टर के द्वारा उस दवाई जो दी जाती है उसमें कोई ना कोई पैरासीटामोल या ब्रूफेन या डिक्लोफेनिक इंक्लूड की जाती है, तो डेंटल पेन में भी यूज किया जाता है। ठीक है, और क्या यूज है इसका, और यूज है कि मस्कुलोस्केलेटल या फिर ज्वाइंट डिसऑर्डर, ज्वाइंट से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है वहाँ पे पेन और इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है, इन्फ्लामेशन होता है उसके बाद पेन होता है, तो उस पेन को कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मसल और स्केलेटल से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर होता है तो वहाँ भी उस पेन को ठीक करने के लिए इनका यूज किया जाता है। तो ये कुछ यूज हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो यहाँ पे ये यूज किया जाता है। जैसे मैं एक बात बताऊँ, जैसे कि पेट में अगर आपको दर्द है तो वहाँ पे ये काम नहीं करेगी। वहाँ पे फिर देखिए, पेट में अगर गैस की वजह से दर्द है तो वहाँ पे रेंटिडिन काम करेगी। ओके, अगर पेट में स्पाज्म है, ऐठन है, तो वहाँ पे ड्रोटिन काम करेगी। ठीक है, अगर जो स्टमक होता है हमारा, अगर उसके आसपास किसी और रीजन से दर्द है तो वहाँ पे ये जो आइबुप्रोफेन है ये काम कर जाएगी। लेकिन अगर एग्जैक्ट स्पाज्म या गैस की वजह से पेट में दर्द है तो वहाँ पे ब्रूफेन काम नहीं करेगी। ओके, तो ये जो पॉइंट है ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप पेट समझते हो ना, ये पूरा ही पेट नहीं होता है हमारा। अगर आप स्टमक का डायग्राम देखोगे, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम देखना आप गूगल पे सर्च करके, और वहाँ पे देखना कि स्टमक कहाँ है, कहाँ हिस्से में। लेफ्ट साइड हमारा स्टमक होता है, लेफ्ट साइड एरिया में हमारा क्या है, वो स्टमक होता है। अगर स्टमक के आसपास कहीं और वजह से दर्द है ना, तो वहाँ पे ब्रूफेन काम कर जाएगी, अदरवाइज नहीं करेगी। अगर गैस और ऐठन की वजह से, स्पाज्म की वजह से दर्द है तो। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की, यानी कि जो ये ब्रूफेन दवा है ये कब नहीं लेनी चाहिए। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को ब्रूफेन से ही एलर्जी हो, इसी ड्रग से एलर्जी हो, या फिर नेसेड्स क्लास की कोई और दवा उनसे एलर्जी हो, तो उसको नहीं देनी चाहिए। ओके, अगर कोई पेशेंट है जिसको पहले अल्सर हुए हैं यानी कि छाले हुए हैं, छाले से मतलब होता है या तो पेट में छाले हुए हैं या फिर इंटेस्टाइन में छाले हैं। ठीक है, उसकी कुछ हिस्ट्री रही है, पहले उसको अल्सरेशन या फिर जीआई ब्लीडिंग, जीआई का मतलब है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, गैस्ट्रो मतलब पेट के अंदर, इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइन के अंदर, या तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग रही हो, या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अल्सरेशन हुआ हो, या तो पेट और इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइन यानी आंत, उसके अंदर ब्लीडिंग हुई हो, यानी कि खून आया हो वहाँ पे। ठीक है, या फिर अल्सरेशन का मतलब छाले हुए हों। तो अगर ऐसा पेशेंट है, उसकी कोई हिस्ट्री है, तो वहाँ भी उसको नहीं देनी चाहिए। अगर उसका आपने ये दिया तो वहाँ पे उसको और पेट में दर्द होने लगेगा, या इंटेस्टाइन में अगर अल्सरेशन है या पहले से है तो वहाँ पे उसको और दिक्कत होगी और उसको दोबारा अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसलिए नहीं देनी चाहिए। हार्ट से रिलेटेड अगर कोई डिजीज है वहाँ पे नहीं देनी चाहिए। जैसे एक कोरोनरी हार्ट बाईपास सर्जरी होती है, ठीक है, उसके अंदर भी इसका यूज़ नहीं किया जाता उस पेशेंट के अंदर भी। तो हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज़ है तो वहाँ पे नहीं देनी चाहिए। किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज़ है उसको भी नहीं देनी चाहिए। अस्थमेटिक जो पेशेंट होता है, जिसको अस्थमा है, सांस लेने में तकलीफ़ है, उसको भी नहीं देनी चाहिए। ठीक है, अब जो ये ड्रग है ये डिजीनेस कोज करती है। डिजीनेस का मतलब होता है चक्कर आना। तो डिजीनेस कोज करती है तो आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, या फिर
ज़्यादा ऊंचाई वाले स्थान पर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, और कोई जो हैवी मशीनरी है वो ऑपरेट नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसे चक्कर आ सकते हैं। ये इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है, साइड इफेक्ट है, ठीक है। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी कि ये चीज़ नहीं करनी है। ओके। ब्लड विजन यानी कि कुछ धुंधला दिखाई दे सकता है। ओके, ये जो ब्रूफेन ड्रग है ये लेने के बाद, तो ये सारी की सारी कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती है जो आपको ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। तो इन इन चीज़ों पर ध्यान रखना होता है और इन इन कंडीशंस में जो ब्रूफेन है वो नहीं दी जानी चाहिए, ठीक है। ये हमारी हो गई क्या, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। अब बात करते हैं इंटरेक्शंस की। जो ये आइबुप्रोफेन दवा होती है ये किस किस ड्रग के साथ इंटरेक्ट करती है, किस ड्रग के साथ नहीं देनी चाहिए, उसका मतलब इंटरेक्शन होता है। देखिए, अगर आपने किसी भी अदर नेसेड्स ग्रुप की दवा के साथ आइबुप्रोफेन को दिया, हालांकि आइबुप्रोफेन दवा नेसेड्स ग्रुप की दवा ही है, ठीक है। अगर आपने इस दवा को किसी अलग दवा के साथ दिया जो कि नेसेड से ही बिलोंग करती है, तो उससे होगा क्या, उससे जीआई अल्सरेशन होने का जो चांस है वो बढ़ जाएगा। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अल्सरेशन यानी पेट और आंत के अंदर जो छाले हैं वो होने का चांस बढ़ जाएगा अगर आपने नेसेड्स के साथ दी तो। अगर आपने आइबुप्रोफेन एंटी प्लेटलेट ड्रग के साथ दी, जैसे एस्प्रिन है वो एंटी प्लेटलेट है और एस्प्रिन नेसेड्स ग्रुप की दवा भी है, ओके, एंटी प्लेटलेट होते हुए भी वो नेसेड्स ग्रुप की दवा है, अगर उसके साथ दी, एंटी प्लेटलेट के साथ दी, तो भी जीआई अल्सरेशन होने के जो चांस है वो बढ़ जाएंगे। अगर आपने इसको एंटीकोगुलेंट के साथ दिया, जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है वारफरीन, ठीक है, वैसे तो ढेर सारे एग्जाम्पल एंटीकोगुलेंट में बट एक एग्जाम्पल वारफेरिन लिखा है, या कोर्टिकोस्टीरॉइड के साथ आइबुप्रोफेन ड्रग को दिया, तो यहाँ पे चांस है जीआई अल्सरेशन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अल्सरेशन जो है उसके बढ़ने के चांस है। तो यहाँ पे जो ये ड्रग है ये इंटरेक्ट कर जाएगी और अल्सर कोज कर सकती है। तो यहाँ पे अवॉइड करनी चाहिए इन सब ड्रग्स के साथ, जो आइबुप्रोफेन है वो अवॉइड करनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। दूसरा इंटरेक्शन क्या हो सकता है, एक दवा होती है साइक्लोस्पोरिन और एक दवा होती है टेक्रोलिमस। इन दोनों दवा के साथ कभी भी आइबुप्रोफेन नहीं देनी चाहिए। ना तो कभी आइबुप्रोफेन को साइक्लोस्पोरिन के साथ देना चाहिए, ना ही टेक्रोलिमस के साथ देना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी एक दवा के साथ अगर आपने आइबुप्रोफेन दी तो वहाँ पे क्या होगा, हाइपरकैलेमिया और रीनल टॉक्सिसिटी के चांस बढ़ जाएंगे। अब मैं समझाता हूँ क्या है। रीनल टॉक्सिसिटी का मतलब होता है किडनी डैमेज होने का चांस बढ़ जाएगा, ठीक है, किडनी डैमेज होने का खतरा वहाँ पे बना रहेगा अगर आपने इन दोनों ड्रग्स के साथ या दोनों में से किसी भी एक ड्रग के साथ दी तो, ठीक है। वैसे तो जो ये साइक्लोस्पोरिन और टेक्रोलिमस है ये भी दोनों ड्रग आपस में नहीं दी जाती है, ठीक है। ओके। हाइपरकैलेमिया का मतलब क्या है, जो पोटासियम लेवल होता है ब्लड के अंदर वो बढ़ जाएगा। अब पोटासियम लेवल अगर ब्लड के अंदर बढ़ गया तो वहाँ पे आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, वोमिटिंग आ सकती है, चेस्ट के अंदर पेन हो सकता है। इसलिए जो ब्रूफेन दवा होती है ना तो वो कभी साइक्लोस्पोरिन के साथ दी जानी चाहिए, ना ही टेक्रोलिमस के साथ दी जानी चाहिए, क्योंकि इसे हाइपरकैलेमिया होने का चांस है और रीनल टॉक्सिसिटी होने का चांस है। और ये दोनों ही टर्म मैंने आपको समझा दी। तीसरी क्या है, तीसरी है लिथियम के साथ कभी भी आइबुप्रोफेन नहीं देनी चाहिए, ना ही मीथोट्रेक्सेट ड्रग के साथ इसको देना चाहिए, क्योंकि अगर आपने किसी भी दोनों में से किसी भी ड्रग के साथ आइबुप्रोफेन को दिया तो वहाँ पे बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, इसलिए ये नहीं देनी चाहिए। अब लास्ट का क्या इंटरेक्शन है, एसी इनिबिटर जो होते हैं उनके साथ कभी भी ब्रूफेन को नहीं देना चाहिए। एसी इनिबिटर और एंजियोटेंसिन 2 एंटागोनिस्ट ये दोनों ही कैटेगरी के अंदर जो दवा आती है। देखिए, सबसे पहले तो एसी इनिबिटर की बात करते हैं। एसी इनिबिटर क्या होते हैं, जैसे कैप्टोप्रिल है, इनलप्रिल है, ठीक है, इसके अंदर ये ड्रग आती है। एंजियोटेंसिन 2 एंटागोनिस्ट इसके अंदर भी ड्रग्स आती हैं, ठीक है। इन दोनों के अंदर, इन दोनों कैटेगरी के अंदर जो ड्रग्स आती हैं वो जो ड्रग्स है वो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लाने के लिए दी जाती है। यानी कि अगर मैं बात करूं, एसी इनिबिटर और एंजियोटेंसिन 2 एंटागोनिस्ट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है, यानी कि जिस भी व्यक्ति का हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको ये दवा दी जाती हैं ताकि उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे, ठीक है। सीधा सीधा सा मतलब ये है और सीधा सीधा सा आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो कभी भी ब्रूफेन दवा को इन दोनों कैटेगरी के अंदर जो ड्रग्स आती हैं उनके साथ नहीं देना चाहिए,
क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि अगर आपने इन दोनों के साथ अगर दी है तो जो दोनों की एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग है इनका एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट है, जो दोनों कैटेगरी के अंदर जो ड्रग्स है वो जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। यानी कि जो ये ब्लड प्रेशर को कम करती हैं, हाइपर टेंशन है अगर किसी पेशेंट में, अगर उसमें ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रही हैं, कम कर रही हैं, तो वहाँ पे ये अच्छे से कम नहीं कर पाएंगी। तो उसका जो एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट है उसको कम कर देता है। समझ में आई? देखिए मैं दोबारा से फिर से बोलता हूँ, कभी भी ना तो एसी इनहिबिटर के साथ ब्रूफेन दो, ना ही एंजियोटेंसिन 2 एंटागोनिस्ट के साथ दो। अगर कभी भी आपने इन दोनों में से एक के साथ ब्रूफेन को दिया तो होगा क्या, उसे एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट जो होता है इन ड्रग्स का, इन दोनों कैटेगरी के अंदर जो ड्रग्स आती हैं उनका जो एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा, मैंने 2 बार आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, इंट्रैक्शंस है। तो ब्रूफेन के साथ ये सारी इंटरेक्ट कर सकती हैं ये दवा, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट की कि क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है ब्रूफेन का। तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट की मैं बात करता हूँ, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है। नोजिया यानी कि फील ऑफ वोमिटिंग, वोमिटिंग यानी कि उल्टी आना, डायरिया यानी कि लूज मोशंस, डिजीनेस यानी कि चक्कर आना, एब्डोमिनल यानी कि पेट में दर्द हो सकता है, रेसिस यानी कि ईचिंग हो सकती है, पेट पे छोटे छोटे दाने हो सकते हैं, वहाँ पे ईचिंग हो सकती है। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और जैसे कोई भी पेशेंट है जिसको एनीमिया की शिकायत है, ठीक है, उसको भी ब्रूफेन जो दवा है वो नहीं देनी चाहिए। तो ये लाइन भी मैंने नहीं लिखी है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने ब्रूफेन दवा के बारे में सब कुछ जाना है। मोस्टली सब कुछ तो नहीं जाना, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें तो जानी हैं जो आपके काम के लायक हैं और जो आपको पता होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय।